आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती पाठ 10 अपराजेय का प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपके टेक्स्ट बुक में जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अभी ये सारे प्रश्न हैं कहाँ पे, चलो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये आपका पाठ है अपराजेय, ठीक है। तो इसमें जब आप यहाँ पे आएंगे पेज नंबर 78 से नीचे, तो देखिए यहाँ पे ना सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो सबसे पहले ये प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ मैं आपको, उसके बाद जो आगे के प्रश्न रहेंगे उनके भी उत्तर आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो पता चल गया ना। चलो अभी देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे संजाल पूर्ण कीजिए। क्या है इसमें कि कैनवास पर बनते हुए चित्र। तो क्या क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो इसमें आप लिखिएगा फूलों के, इसमें पत्तों के लिख देना, इसमें झरने के और इसमें हरियाली के, ठीक है। अगला है रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। इसमें क्या है कि घर के पीछे फलों के पेड़, ठीक है। घर के आगे फूलों का बगीचा। देखो घर के पीछे क्या बनाए गए थे, तो फलों के पेड़, ठीक है। उसके बाद घर के आगे फूलों का बगीचा, ठीक है। फिर आगे देख लो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 क्या है कि परिच्छेद से ऐसे दो शब्द ढूंढकर लिखिए जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता। देखो आपको ना ऐसे दो शब्द ढूंढ करके लिखने हैं पाठ से जिनका वचन परिवर्तित नहीं होता है। वचन मतलब जैसे एक वचन बहुवचन होते हैं ना, तो आप वो शब्दों के ना जो वचन है ना उसको बदल नहीं सकते हो। ऐसे आपको दो शब्द लिखने हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, देखो एक तो माली हो जाएगा, दूसरा फल हो जाएगा, क्योंकि फल वचन बदलो इसका, उसके बाद माली, है ना। अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 कि कला में अभिरुचि होने से जीवन का आनंद बढ़ता है। अपने विचार लिखिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर आपको कला में क्या है अभिरुचि है तो फिर आपके जीवन का आनंद बढ़ता है, ठीक है। तो इस पे आपको अपने विचार लिखने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ पूरा पढ़ करके। देखो, अंतःकरण की सुंदर प्रस्तुति ही कला है। कला क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतःकरण की यानी आपके अंदर की जो सुंदर प्रस्तुति है उसी का नाम क्या है, कला है। और प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई कला अवश्य होती है। यदि मनुष्य को अपने अंदर छिपी कला का ज्ञान बचपन में ही हो जाए तो वह उस कला को निखारने का प्रयास कर सकता है। कला भावों की ही अभिव्यक्ति है। हृदय की गहराइयों से निकली अनुभूति जब कला का रूप लेती है तो कलाकार का अंतर्मन मानो जाग जाता है। फिर चाहे लेखनी उसका माध्यम हो या रंगों से भीगी तुलिका या सुरों की पुकार या वाद्यों की झनकार, कला में रुचि होने पर मनुष्य के जीवन में आनंद बढ़ता जाता है। अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य अपने जीवन में केवल तनाव, दुख और कष्ट की ही अनुभूति करता है, परंतु अपनी रुचि अनुसार कला क्षेत्र में कार्य करने से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे जीवन के सुखमय क्षणों का एहसास होने लगता है, ठीक है। तो समझ लिया आपने। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी तो है, समझने का प्रयास करोगे आपको समझ आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, उसके नीचे जब आप आते जाओगे तो पाठ से आगे इसमें क्या बोला जा रहा है कि दिव्यांग महिला खिलाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके टिप्पणी तैयार कीजिए। देखो बच्चों, जो दिव्यांग महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको मतलब पता करना है, उनके नाम लिखना है और फिर उनके बारे में मतलब बताना है। जैसे कि एक यहाँ पे ये देखो, ये दिव्यांग महिला खिलाड़ी है प्रज्ञा धिल्डियाल, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। तो महिला एथलीट प्रजा 100% लोकोमोटर से पीड़ित हैं। उन्होंने 2014 में क्या है यहाँ पे देखो FAZA, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स IPCC गाम प्री तथा 2016 में दुबई शारजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियन में 7 पदक जीते। प्रज्ञा रियो पैरालंपिक में डिस्क स्प्रे के फाइनल के ट्रायल के लिए भी चयनित हुई थी। तो देखो बच्चों, ये दिव्यांग होने के बावजूद भी देखो इन्होंने कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मतलब दिव्यांग हो या फिर क्या हो, आपके पास ये नहीं है। अगर आपके अंदर लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो एक और महिला खिलाड़ी के बारे में बताया जा रहा है, मालती कृष्णामूर्ति होला। तो इन्होंने क्या किया था, चलो पढ़ते हैं। बेंगलुरु की इस अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट को 1 साल की उम्र में लकवा मार गया था। सोचो, जब ये बस 1 साल की थी तभी इनको लकवा मार गया था, ठीक है। तो नियमित उपचार के बाद उनके ऊपरी शरीर की शक्ति वापस आ गई, लेकिन निचला भाग अब भी कमजोर है। होला ने खेलों में भाग लेना शुरू किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। डेनमार्क में हुए वर्ल्ड मास्टर्स
गेम्स से उन्होंने 200 मीटर दौड़, शॉटपुट, डिस्कस और जैवेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते। आज उनके पास करीब 300 मेडल्स हैं। होला को अर्जुना अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सोचिए बच्चों, जिनका निचला हिस्सा कभी काम ही नहीं करता, ठीक है, ऊपरा वाला तो कैसे कैसे, मतलब जो ऊपर वाला था वो तो कैसे करके ठीक हो गया, पर निचला हिस्सा काम नहीं करता, इन्होंने भी इतने सारे पदक जीते, है ना, मेडल जीते, कितनी अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे एक और महिला खिलाड़ी के बारे में बताया जा रहा है, जानकी गौड़। तो इनके बारे में क्या है, चलो पढ़ते हैं। जबलपुर जिले में सिहोरा तहसील की ग्राम कुर्रे पिपरिया निवासी जानकी ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग और मूक बधिरों जूडो एशियन चैंपियनशिप 2017 में आयोजित भारतीय महिला टीम का नेतृत्व किया, जिसमें थाईलैंड, कोरिया और उज्बेकिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। सोचो बच्चों, कितनी अच्छी बात है ना। तो देख लो यहाँ पे ये था इसका उत्तर। हमने 3 महिला खिलाड़ियों के बारे में बताया जो दिव्यांग होने के बावजूद भी इतना अच्छा खेलती थी, इतना अच्छा, वो बहुत सारे पदक भी जीते, ठीक है। तो एक एक करके आपको सबके बारे में दिखाती हूँ, आप देखते जाइएगा, फिर हम आगे चलेंगे। आगे का देख लीजिए। चलो अब आगे चलते हैं। पाठ के आंगन में होता है ना, आपके टेक्स्ट बुक में देखना एक बार। तो इसमें देखो पहला प्रश्न, सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। इसमें क है, केवल एक शब्द में उत्तर लिखो। आपको बस एक शब्द में ही उत्तर लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न है कि जिनमें चल फिरने की क्षमता का अभाव हो, उसको हम क्या कहते हैं, लंगड़ा, है ना। जो चल नहीं सकता बेचारा, तो उसको लंगड़ा ही कहते हैं ना। जिनमें सुनने की क्षमता का अभाव हो तो उसको क्या कहा जाता है, बधिर कहा जाता है या फिर बहरा कहा जाता है। और जिनमें बोलने की क्षमता का अभाव हो, जो बोल नहीं सकते, उनको गूंगा कहा जाता है। स्वस्थ शरीर में किसी भी एक क्षमता का अभाव होना, मतलब आपका शरीर एकदम स्वस्थ है, कुछ भी नहीं हुआ आपको, लेकिन कुछ तो है, मतलब थोड़ा सा आपको, मतलब कोई एक क्षमता, जैसे कि आप बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते अच्छे से, या फिर आपके अंदर कोई ना कोई तो मतलब परेशानी है ही, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं। पहले अपंग कहा जाता था, लेकिन दिव्यांग भी, उनको दिव्यांग कहते तो अच्छा लगता है ना, अपंग कहते तो कितना बेकार लगता है बताइए। इसीलिए आप लोग भी दिव्यांग ही कहा कीजिए, है ना, क्योंकि उनको भी भगवान ने बनाया है, तो हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, है ना, उनको दिव्यांग कहना चाहिए। वैसे अपंग भी कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे ख क्या है कि पाठ में प्रयुक्त वाक्य पढ़कर व्यक्ति में निहित भाव लिखिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्या करना है, यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें आपको पढ़ना है, और फिर उस वाक्य से आपको क्या समझ में आता है कि मतलब वो बात सुनने के बाद क्या रिएक्शन हुआ होगा उस व्यक्ति का। तो देखो यहाँ पे पहला, टांग ही काटनी है तो काट दो, ठीक है। ऐसा जब भी मतलब ऐसा वाक्य सुन करके क्या हुआ होगा, सुनो। अमरनाथ अपने स्वास्थ्य को लेकर परिवार वालों को चिंतित नहीं देख सकते थे। इस वाक्य से उनकी सकारात्मक सोच का पता चलता है। वे बड़े ही हिम्मती और जीवन में आगे आने वाली परेशानियों का सामना निडरता से करने के लिए तैयार थे। देखो बच्चों, आपने ये अपराजय पाठ तो पढ़ा ही होगा, अमरनाथ के बारे में तो जानते ही होंगे, है ना। अमरनाथ, जिनको इतनी सारी बीमारियां हो गई, टांग काट दिया गया, फिर जाके दूसरा टांग भी, लेकिन फिर भी वो हर बार कुछ ना कुछ अच्छाई उसमें निकाल ही लेते थे, ठीक है। तो जब डॉक्टर ने बोला टांग काटने के लिए, तो ये क्या कहते हैं कि टांग ही काटनी है ना तो काट दो, मतलब इतनी आसानी से कह दिया। हमसे कोई बोले इतनी, तो हम इतना आसानी से बोलेंगे हाँ हाँ कर दो, नहीं कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन इस वाक्य से जब इन्होंने ये बोला कि अरे टांग ही काटनी है ना तो काट दो, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला, तो इनसे उनकी सकारात्मक मतलब जो सकारात्मक इनका जो सोच है, ठीक है, उसका पता चलता है कि ये कितने सकारात्मक है। वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते थे, वो ऐसा दिखा रहे थे कि वो बहुत ही खुश हैं। लेकिन अब तो उनका दिल ही जानता होगा कि वो कितना खुश है ना। वैसे वो खुश रहना जानते थे, उन्होंने मतलब उन्होंने क्या सोचा था कि वो क्या सोचते थे कि उनको हर एक परिस्थिति में क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि वो खुश रहेंगे तब उनके घर वाले भी खुश रहेंगे, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले आदमी थे, ठीक है। तो चलिए बस यही था, आगे चलते हैं। दूसरा यहाँ पे देखो, मैं जानता हूँ कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। तो अभी ये स्टेटमेंट उन्होंने बोला, ये वाक्य बोला, तो इससे क्या पता चलता है, देखो इस वाक्य से अमरनाथ की सकारात्मक सोच का पता चलता है। यानी
इस वाक्य से किसका पता चलता है कि वो कितने पॉजिटिव सोचते हैं, इसका पता चलता है। कौन? अमरनाथ जी, क्योंकि ये वाक्य तो अमरनाथ ने ही बोला था ना कि जीवन, मैं जानता हूँ कि जीवन का विकास किस में है? पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं है। दुर्घटना के बाद उनकी टांग काटी गई, फिर भी उन्होंने जीवन में संघर्ष करना नहीं छोड़ा था। उन्होंने चित्रकारी व बागवानी को अपने जीने का जरिया बना लिया। फिर उनकी दाईं बांह काट दी गई, फिर भी उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। सोचिए जरा, उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया, लेकिन बीमारी की वजह से उनकी आवाज़ भी चली गई। जीवन में इतना सब कुछ खो देने के बावजूद अमरनाथ अपनी स्थिति से दुखी नहीं थे। वे दृढ़ निश्चयी व अपराजय थे। उन्होंने जीवन को अपने अनुसार व्यतीत करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे, क्या जानते थे? कि जीवन का विकास किस में है? पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं है। ठीक है, ये बात उनको पता थी, इसीलिए वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते थे। जो भी उनके सामने परिस्थिति आ जाए उसमें कुछ ना कुछ वो अच्छा ही ढूंढ ही लेते थे। ठीक है, आगे क्या है कि हीन शब्द का प्रयोग करके कोई 3 अर्थपूर्ण शब्द तैयार कीजिए। तो आत्महीन हो गया, रंगहीन, भावहीन, विचारहीन बना लिया। अच्छा, ये तो उदाहरण दिया गया था, देखो, रंगहीन, भावहीन और विचारहीन। ठीक है, तो ये 3 शब्द हमने बना लिए हीन का यूज करके। तीसरा यहाँ पे प्रश्न है कि परिस्थिति के सामने हार न मानकर उसे सहर्ष स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है, स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, परिस्थितियाँ तो क्या होती है, वो बदलती रहती है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि परिस्थिति के सामने हार न मानकर, मतलब परिस्थितियाँ चाहे जो भी, हम उसके सामने हार न माने और उसे क्या करें? सहर्ष स्वीकार कर लें। दुख आया तो भी हम हंसी खुशी उसको स्वीकार कर लें, और जब सुख आया तो भी हम उसको हंसी खुशी से स्वीकार कर लें। ठीक है, तो इसी में क्या है? जीवन की सार्थकता है। इसे आप स्पष्ट कीजिए कि कैसे जीवन मतलब यही सार्थकता है, आप उसको स्पष्ट करो। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना कि जीवन में सुख दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार मनुष्य सुख के क्षणों को आनंदित होकर स्वीकार करता है, उसी प्रकार विकट परिस्थिति को भी सहर्ष स्वीकार कर उसका सामना करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में रोने से या हार मानने से मनुष्य को जीवन में केवल दुख और पीड़ा ही सहनी पड़ती है। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उसे विकट परिस्थितियों में धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। परेशानियों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ परिस्थितियां बहुत ही दर्दनाक होती हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति जीना ही छोड़ दे। उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसे अपने आप और अधिक सक्षम बनना चाहिए। जीवन की सार्थकता भी इसी में है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने बच्चों इस पार्ट का प्रश्न और उत्तर समाप्त कर लिया है। इसमें बस इतने ही प्रश्न दिए गए थे, सभी के उत्तर मैंने आप लोग को दे दिए हैं। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और एक और बात बोलना चाहूँगी कि आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, जो भी कुछ है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको ये सारे पीडीएफ दिए जाते हैं। जैसे ये पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ मैं कहाँ पे अपलोड करती हूँ? टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहाँ से ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो और फिर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।